चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अप्रूवल बेसिस भी कहते हैं, इसको हम रिटर्न बेसिस भी कहते हैं। या तो वो अप्रूव कर दे या रिटर्न कर दे, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था टोटल बच्चे 3 कैटेगरी बन रही होती है। फर्स्ट कैटेगरी जहां पर वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस हमारी इस तरह के मोड में होती हैं, वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस। जिस पर हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोला था। होपफुली आपने वो कर ही लिया होगा। सेकंड, सबसे पहले मैं लास्ट की बात करता हूं, जहां पर मोस्टली ट्रांजैक्शंस हमारी इसी मोड की होती हैं। और आपको समझाने के लिए मैंने ये भी बताया था कि कोई हमने नई इन्वेंशन की है, कोई नई रिसर्च की है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है। जो कस्टमर हैं वो ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि उनको बस वही प्रोडक्ट लेने हैं। कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया वो उसको ट्राई ही नहीं करना चाहते। तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में हम कस्टमर को बोलते हैं आप एक काम करो, ये फार बेटर है, आप ले जाओ, अभी पैसा भी नहीं ले रही। भाई जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, amazon ऑनलाइन इतने प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। जब इनिशियली ये आए थे तो लोग इजिली ऑनलाइन परचेजेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ऐसे कैसे हम मोबाइल पे कंप्यूटर पे बस फोटो को देख के और हम परचेज कर लें, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, अभी से हम ऑनलाइन पे कर दें और पता चले हमारे पैसे ही चले गए। फिर उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी निकाला कि भैया पहले अपना सामान ले लेना, उसके बाद पैसे देना। उसके बाद उन्होंने रिटर्न पॉलिसी निकाली। आज की डेट में आपको पता है ऑनलाइन में मोस्टली केसेस में रिटर्न पॉलिसीज हैं। आप सामान ले लो, अगर किसी वजह से आपको वो सही नहीं लग रहा है तो 1 वीक 10 डेज की रिटर्न पॉलिसीज भी हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना। तो बट मान लो अगर एक हफ्ते के लिए फ्लिपकार्ट या amazon ने कहा 1 वीक की रिटर्न पॉलिसी है, अब फ्लिपकार्ट ने आपके घर पे वो सामान प्रोडक्ट पहुंचा दिया जो आपने ऑनलाइन खरीदा था। अब फ्लिपकार्ट को ये पता है कि एक हफ्ते में ये सामान वापस भी आ सकता है। ऑल्दो पैसे हमारे पास आ चुके हैं, बट एक हफ्ते में अगर आपने वहां पर रिटर्न डाल दिया तो वो आके आपका सामान लेके चले जाएंगे और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो वो भी क्या है, एक तरह से रिटर्न बेसिस है, अप्रूवल बेसिस है। एक हफ्ते या 10 दिन का टाइम दे दिया, तो उनकी मोस्टली ट्रांजैक्शंस इसी मॉडल पे हो रही है, राइट। और तीसरा हमारा आता है जहां पर बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी नॉर्मल सेल की तरह है और कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस की तरह होती हैं। हमने फर्स्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और बहुत ही सिंपल था कि जब भी आप अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पर गुड्स दे रहे हो तो उसको ऑर्डिनरी सेल मान लो, जैसे हम अदरवाइज सेल मानते हैं वैसे मान लो। आगे जाके जब कंफर्मेशन आएगी, अप्रूवल आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सेल्स की एंट्री कर चुके हो। अगर रिटर्न आ गया तो रिटर्न की एंट्री डाल देना, रिवर्स कर देना या सेल्स रिटर्न की एंट्री डाल देना। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको चेक करना है, जिसकी कंफर्मेशन नहीं आई है उसकी 2 एंट्रीज डालनी है। क्लियर। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे जहां पर मीडियम ट्रांजेक्शन्स हो रही है। अभी मैं मोस्टली ट्रांजेक्शन्स पे नहीं आऊंगा, अभी जहां पर मीडियम ट्रांजेक्शन्स हो रही है वहां क्या होता है। देखो फ्यू ट्रांजेक्शन्स में हमने कहा
डायरेक्टली डायरेक्टली अपनी जर्नल बुक में एंट्री कर लो। जर्नल बुक बच्चे हमारी मेन बुक होती है, डबल एंट्री बुक होती है, जो कि हमारे अकाउंट्स का पार्ट होती है, कंसीडर की जाती है। मेन बुक है, मतलब आप यूं समझ सकते हो जैसे हम स्कूल में समटाइम्स एक रफ नोटबुक बनाते हैं और एक फेयर नोटबुक बनाते हैं। शायद कुछ कुछ ध्यान होगा, आज की डेट में पता नहीं आप ऐसा करते हो नहीं करते हो, आज की डेट में तो नहीं होता होगा। अब कहाँ सीए फाउंडेशन में ऐसे काम करोगे आप? स्कूल टाइम में डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि एक आपकी रफ नोटबुक होगी और एक फेयर नोटबुक होगी, राइट? तो रफ में तो कुछ भी करते रहो, कैसे भी करते रहो, वो कंसीडर नहीं होती है। टीचर आपकी जनरली रफ नोटबुक चेक नहीं करेंगे, एक फेयर नोटबुक होती है, वो मोस्टली चेक की जाती है, राइट? तो आप ये समझ सकते हो कि जर्नल बुक अपने आप में एक फेयर नोटबुक है, कंसीडर होती है। अब मैं बात करता हूं, जो मैं रफ नोटबुक की बात कर रहा हूं वो क्या होता है। अकाउंट्स में भी ऐसा कुछ होता है। वो क्या होता है, हम उसको जनरली मेमोरेंडम बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक। ये मेमोरेंडम बुक क्या होती है बच्चे? मेमोरेंडम बुक एक रफ नोटबुक की तरह ही होती है, बिल्कुल रफ नोटबुक की तरह होती है, कि यहां पर हम कुछ अपने कुछ फॉर्मेट बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, वहां पर कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं, बट वो हमारी मेन बुक का पार्ट नहीं होती है। तो फिर इसका मतलब आपने यहां पर कुछ भी रिकॉर्ड किया, अकाउंटिंग में वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ऐसा माना जाएगा, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ऐसा माना जाएगा। तो फिर सर ऐसे कैसे बात बनेगी? मेन बुक में तो नोट करना होगा ना। यस, आगे चल के इसकी हेल्प से, मेमोरेंडम बुक की हेल्प से आप अपनी मेन जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। पहले आपको मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करना है, फिर आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है। जहां हमारी फ्यू ट्रांजैक्शंस थी, 100 में से 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस होती थी, हम उसको सीधा जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड करते थे। अगर वो फ्यूचर में कंफर्म हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्नल बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन अगर बाद में जाके रिटर्न हो गई तो हम रिटर्न की एंट्री या रिवर्स की एंट्री जर्नल बुक में डाल देते थे। अभी मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेज पर, जहां पर मीडियम ट्रांजैक्शंस हैं, फर्स्ट स्टेज पर हम मेमोरेंडम बुक में एंट्री करेंगे, मेमोरेंडम बुक में एंट्री करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्नल बुक में ना हम सारी एंट्रीज डालना नहीं चाहते। मीडियम ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया, आप समझ लो 40 50 या 60% ट्रांजैक्शंस अप्रूवल बेसिस पर है। अब सारी ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल बुक में डालते जाओ, और बहुत सारे केसेस में तो रिटर्न भी आएगा, मना कर देंगे हमें नहीं चाहिए। फिर अपनी मेन बुक में रिटर्न की एंट्री डालते रहो, सेल रिवर्स की एंट्री डालते जाओ, तो काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। आपने 100 लोगों को भेजा, 100 में से 40-50 ने अप्रूव किया, 40-50 ने रिजेक्ट कर दिया। अब 40-50 ने रिजेक्ट किया, सबकी रिवर्स की एंट्री डालते रहो। अब हो गया अरे यार, ये तो हमने अपनी मेन बुक को ना खराब कर दिया। हम एक काम करते हैं, ये सारा काम रफ नोटबुक में कर लेते हैं, मेमोरेंडम बुक में कर लेते हैं, और उसके बाद जो जरूरी है, जो मेन बुक में होना चाहिए, बस उसी को मेन बुक में करेंगे। मतलब जैसे कि मैंने अप्रूवल बेसिस पर कुछ सामान बेच दिया, तो मैं ये अप्रूवल बेसिस पर जो मैंने बेचा उसको मैं पहले मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल बुक में नहीं, मेमोरेंडम बुक में, रफ नोटबुक में। फिर मैं क्या करूंगा, जितना भी कंफर्म हो जाती हैं, कंफर्म हो जाने का मतलब जो फाइनली सेल में कन्वर्ट हो गई, जो मेरी सेल बन गई, तो मैं उसको भी यहां पे रिकॉर्ड कर लूंगा। जितने भी रिटर्न्स हो गई उसको भी यहां पे रिकॉर्ड कर लूंगा।
और जो फाइनली क्लोजिंग बैलेंस बच गया एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, फाइनेंशियल ईयर तो बच्चे 12 महीने का बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, तो मेमोरेंडम बुक ना जनरली कम टाइम पीरियड की बनाई जाती है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे, ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके बेस पर। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है, तो इसको हम वीकली भी बना सकते हैं मेमोरेंडम बुक को। वीकली, एक हफ्ते में हमने कितना भेजा, कितना कंफर्म हुआ, कितना रिटर्न हुआ और कितना बैलेंस है, एक हफ्ते का बना लिया। अब देखो क्या करेंगे, ये सारी चीजें अभी तक मेमोरेंडम बुक में आई हैं, यानी कि रफ बुक में आई हैं। अब फेयर में लेके जाना है। अब आप सोच के बताओ, क्या फेयर नोटबुक में मुझे इनमें से, देखते हैं कौन बच्चा गेस करता है, सही गेस करता है, फेयर नोटबुक में इनमें से किसको किसको ले जाऊं और किसको छोड़ दूं? गेस करके बताओ, फेयर नोटबुक में इनमें से कुछ गुड्स मैंने अप्रूवल बेसिस पर भेजे, उनमें से कुछ कंफर्म हो गए, कुछ रिटर्न्स हो गए, कुछ बैलेंस बच गए। तो इनमें से बताओ किस किस को मैं अपने पास फेयर नोटबुक में, यानी मेरी मेन जर्नल बुक में ले जाऊं। एक बच्चे का आया अप्रूव्ड और रिटर्न्ड, जिसका भी आया अप्रूव्ड और रिटर्न्ड, सोच के बताना, अगर मैं अप्रूव वाली यहां पे कर देता हूं और रिटर्न वाली कर देता हूं, तो बच्चा जो कंफर्म हुई है सेल, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अच्छा, वो कह रहे हैं अप्रूव वाली कर दो रिटर्न वाली कर दो, रिटर्न तो अपोजिट होती है, माइनस हो जाएगा। बैलेंस वाली ना करें, बैलेंस वाली नहीं करें। कुछ बच्चे का आया सर कंफर्म वाली कर दो और बैलेंस वाली कर दो। एक का आया कंफर्म वाली और बैलेंस वाली, कंफर्म वाली बैलेंस वाली, कंफर्म बैलेंस, सारी करनी पड़ेंगी। बच्चे सारी की सारी तो हम मेमोरेंडम बुक में कर रहे हैं ना, अगर सारी ही करनी पड़ेंगी तो बच्चा डुप्लीकेसी करने की क्या जरूरत है ना। अगर आप जैसा रफ बुक में करते हो बिल्कुल सेम वैसा ही फेयर नोटबुक में करोगे, तो बच्चे दो दो बुक्स क्यों बना रहे हो? कुछ तो डिफरेंस रखोगे ना, है ना, कुछ तो डिफरेंस रखोगे ना। रफ में तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करते रहोगे फालतू की, वो सारी फेयर में करने की जरूरत नहीं होगी, राइट? तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बच्चे का आया सर कंफर्म्ड रिटर्न्ड और बैलेंस। देखो, इसको समझो, बहुत सारे बच्चों का कंफर्म और बैलेंस का आया और उनका सही जवाब है, उनका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कंफर्म वाली और बैलेंस वाली। जो बच्चे कंफर्म सेल हो गई है, अल्टीमेटली पहले भी तो हम जर्नल बुक में सेल ही रिकॉर्ड करते थे। जो ऐसे ही हमसे लेकर चला गया, मान लो कि मेरी शॉप है, टी शर्ट सेल करता हूं, मेरा एक नॉन आया, उसने कहा 5 टी शर्ट्स मेरे को दे दो और मैं घर पे पता करके बताऊंगा कौन सी चाहिए। पहले मैं क्या कर रहा था, जब मैंने 5 टी शर्ट्स दी, फर्स्ट वाले केस में, टाइप 1 वाले केस में, मैं इस पांचों को सेल मान रहा था, और जब उसमें से कुछ रिटर्न आई तो रिवर्स की एंट्री कर रहा था। अब मैंने क्या किया, वो 5 टी शर्ट ले गया, इसकी मैंने एंट्री नहीं की मेन बुक में, बट रफली रफली अपनी किसी नोटबुक में लिख लिया कि हाँ, इसका नाम है साहिल और ये 5 टी शर्ट्स लेकर गया है। रफली लिख लिया ताकि मुझे याद रहे, कि मैं भूल ना जाऊं कि ये 5 टी शर्ट ले गया था, कितने कितने अमाउंट की, कौन कौन से साइज की, वो मैंने रफ में लिख लिया। अब कुछ दिन बाद जब वो आया, उसने कहा मेरे को 2 चाहिए। अभी तक मैंने उसका कोई सेल का बिल नहीं बनाया था, अपने पास कोई सेल रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने कहा 2 चाहिए, ठीक है, 3 वापस लेके अपने पास रखी और 2 का उसको मेन बिल काट के दे दिया, और वो बिल मैंने अपने पास यहां पर रिकॉर्ड कर लिया मेन बुक में। एक्चुअली में भी तो यही होना चाहिए, एक्चुअली में भी तो मुझे सेल रिकॉर्ड करनी है, मैंने यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर ली, काम खत्म हो गया, राइट? अप्रूवल बेसिस यहां पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर? रिटर्न्स यहां पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंफर्म सेल हो गई है मैं सीधा वही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहां पे रिटर्न वाली बात ही नहीं है, कंफर्म्ड सेल है। क्लियर? उसके बाद भी जो कंफर्म सेल में रिकॉर्ड कर चुका हूं, अगर उस पर भी मैंने कोई रिटर्न पॉलिसी दी है और बाद में रिटर्न आ गया, तो आपने सेल रिकॉर्ड की है, तब तो रिटर्न रिकॉर्ड करने का मतलब बनता है ना? अदरवाइज आपको रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करनी है। 5 टी शर्ट्स वो ले गया, उसने 2 परचेज कर ली, 3 वापिस दे दी। अब ये 3 वापिस आ गई है, तो 3 रिटर्न की मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 5 टी शर्ट्स की एंट्री अभी तक की ही नहीं है अपनी बुक्स में। तो रिटर्न क्या करोगे दिखा के? मैंने अपनी बुक में सीधा सिर्फ 2 ही टी शर्ट्स को सेल दिखाया है। 2 सेल दिखा दूं और 3 रिटर्न दिखा दूं, ये तो कोई समझदारी नहीं है। क्लियर? तो मैं पहले ना उसको टाइम दे देता हूं कि नहीं यार, पहले तो अपना सोच ले, अच्छे से कंफर्म कर दे, उसके बाद ही अपनी मेन बुक में एंट्री करूंगा। तब तक मैं अपनी मेन बुक को नहीं छेड़ूंगा। हाँ, रफ नोटबुक में अपना याद रखने के लिए मैं लिखूंगा कि तू इतने पीस ले गया, बहुत सारे लोग ले जाते हैं, सबका मैं रफ नोटबुक में लिख लेता हूं। जब फाइनल कंफर्मेशन आती है ना, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये सब चीजें, तब जाके मैं अपनी मेन बुक में रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप मेन बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर अप्रूवल पे जो उसको 5 टी शर्ट दी, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत थोड़ी ना है बच्ची। फिर तो जो फाइनल कंफर्मेशन आ गई कि मेरे को 2 परचेज करनी है, 3 अपनी वापस पकड़ो। आपको 2 परचेज करनी है, मतलब मेरी 2 की सेल होगी, तो 2 की सेल टी शर्ट्स को मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा। दिस इज इट। यस, अगेन अगर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, या वो जो भी टाइम पीरियड है जो मैंने फिक्स किया है वो एंड हो रहा है, और मेरा कुछ स्टॉक कस्टमर के पास में है, तो मुझे वो स्टॉक भी अपने पास रिकॉर्ड करना होगा जो कस्टमर के पास है। तो यानी कि मेरे को बैलेंस को रिकॉर्ड करना होगा, और ये बैलेंस क्या होता है? ये बैलेंस होता है स्टॉक विथ कस्टमर। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। फर्स्ट टाइप वाले में हम कोई मेमोरेंडम बुक नहीं बनाते हैं, उसकी कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं, जैसी अप्रूवल बेसिस पर दिया सीधा मेन बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हमें आगे उसकी कंफर्मेशन भी अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करनी होती है। लेकिन टाइप 2 में हम एक बुक नहीं बना रहे हैं, मेन बुक तो है ही है, लेकिन उससे पहले हम एक रफ बुक बना लेते हैं जिसको मेमोरेंडम बुक कहते हैं। ये हमारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता है, ये एक तरह की रफ नोटबुक होती है, हमें याद रहे क्या क्या चीजें हैं। और मेमोरेंडम बुक का जो क्रक्स निकलता है कि फाइनल क्रक्स कौन सा है जो मेन बुक में रिकॉर्ड करने लायक है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाकी तो तुम लेके चले गए 5 पीस, 2 दिन बाद पांचों वापस दे गए कि नहीं नहीं पसंद नहीं आ रही, नहीं चाहिए। अब उसको क्यों मेन बुक में मैं रिकॉर्ड करूं पहले से, फिर पांचों को रिटर्न दिखाऊं? फिर एक और आया 10 टी शर्ट ले गया, अगले दिन आके 10 की 10 वापस दे गया, और मैं अपनी मेन बुक में, हाँ सेल हो गई 10 पीस, फिर रिटर्न हो गया 10 पीस। क्या फायदा उसका? अननेसेसरी सेल भी बढ़ाई जा रहे हो, सेल्स रिटर्न भी बढ़ाई जा रहे हो, डबल डबल काम कर रहे हो। तो रफ नोटबुक में लिख लिया, या कंफर्म कर देना अगर कुछ लोगे उसको सेल मान के रिकॉर्ड कर लूंगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद मोस्टली ट्रांजेक्शंस पे जाएंगे, वहां थोड़ा सा और चेंज आएगा। राइट? चलो अब मैं चलता हूं इस तरह के क्वेश्चन पे, जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करने को बोला था, यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्योर लिमिटेड सेंट आउट वाटर कूलर्स। प्योर लिमिटेड है, वाटर कूलर्स सेल करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? सेंट आउट, भेजा, बेचा नहीं, बेचा नहीं भेजा, सेंट आउट वाटर कूलर्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, सेल्स और रिटर्न बेसिस पर दिया। इट मेंटेन्ड अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस।
बच्चे जो इससे पहले के क्वेश्चंस देखे आपने, उसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में आपको डिफरेंस दिख रहा है? वहां की लैंग्वेज में बोलता था कि हम इसको एज अ ऑर्डिनरी सेल रिकॉर्ड करते हैं, अपनी डे बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ ऑर्डिनरी सेल। यहां पे ऐसा नहीं बोल रहा, यहां कह रहा है इट मेंटेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, a separate set of books for this type of business। जो ये अप्रूवल बेसिस पर हम भेज रहे हैं, उसके लिए हम सेपरेट सेट ऑफ बुक बना रहे हैं, एक अलग से कुछ बुक बना रहे हैं, ऑर्डिनरी सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। आपको होगा सर हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन टाइप 1 का है या टाइप 2 का है? राइट? पता कैसे चलेगा कि सीधा जर्नल बुक में एंट्री करनी है या पहले मेमोरेंडम बनाना है फिर जर्नल बुक में एंट्री करनी है? तो इस तरीके से पता चलेगा। ये हमारी टाइप 2 थी। टाइप 1 वाला क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा एज अ ऑर्डिनरी सेल रिकॉर्ड करना है, और टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना रही है। चलो आगे बोलते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, जनरली ये पूरे साल का नहीं होगा, 12 महीने बहुत लंबा टाइम होता है कि 12 महीने तक वेट करते रहें और उसके बाद अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करें। ऐसा नहीं, जनरली ये टाइम पीरियड कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस इस पे मंथली, एक महीने का टाइम पीरियड होगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के मंथ की बात कर रहा है, मार्च के मंथ में कितना सामान भेजा, कितना कंफर्म हुआ, कितना रिटर्न हुआ, क्या मार्च मंथ के एंड पर कस्टमर के पास था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएंगी। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च दे सेंट आउट सर्टेन वाटर कूलर्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। नीचे वो बताएगा कितना भेजा, और जितना भी भेजा उसका पूरा स्टेटस भी बताएगा कि उसमें से कितना कंफर्म, कितना रिजेक्टेड, रिटर्न, और कितना बैलेंस। तो यहां पे उसने कहा मार्च 1 में कोई राम नाम का कस्टमर है, उसको 20,000 का सामान भेज दिया, और उसका स्टेटस भी बताएगा। अप्रैल 7 रिटर्न, अप्रैल 7 रिटर्न का मतलब हो गया 7 अप्रैल को रिटर्न। कुछ नहीं बताया तो कितना रिटर्न, सारा रिटर्न। अगर कुछ नहीं कह रहा, सिंपली कह दिया अप्रैल 7 को ये रिटर्न हो गया, वापिस आ गया, तो 20,000 का 20,000 पूरा वापिस आ गया, रिटर्न हो गया। मार्च 12 को शाम को हमने भेजा अप्रूवल बेसिस पे 30,000 का। 28 अप्रैल को उसकी कुछ एक्सेप्टेंस आई, 18,000 जो 30,000 का सामान लिया था उसमें से 18,000 का एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद कहा अप्रैल 28 को रिटर्न कर दिया 10,000 का। अब यहां पर 18,000 का उसने एक्सेप्ट कर लिया और 10,000 का रिटर्न कर दिया, लेकिन गया तो उसको 30,000 का था। 28,000 की उसने डिटेल हमको दे दी कि 18,000 कंफर्म और 10,000 रिटर्न, लेकिन 2,000 रुपए कहां गए? तो इसका मतलब 2,000 क्या है, 2,000 रुपए की अभी भी कंफर्मेशन पेंडिंग है। जब एक्सेप्टेंस और रिटर्न दोनों का बता दिया तो 2,000 आप इन दोनों में से कोई नहीं मान पाओगे। आप कहोगे नहीं हम तो एक्सेप्टेड 20 मान लेते हैं, 2 का बताया नहीं। कैसे मान लोगे जब वो खुद कह रहे एक्सेप्टेड 18 है, तो आप 20 नहीं मान सकते। आप कहोगे ये 2,000 हम रिटर्न में मान लेते हैं, कैसे मान लोगे? क्वेश्चन खुद कह रहा है रिटर्न 10 है। जब क्वेश्चन खुद कह रहा है रिटर्न 10 है तो आप 12,000 रिटर्न नहीं मान सकते। तो 2,000 क्या है? स्टॉक विद कस्टमर पेंडिंग है, जिसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, ना तो अप्रूवल की ना ही रिजेक्शन की। क्लियर? अगर वो सिर्फ एक चीज बताता कि 18,000 का एक्सेप्ट हो गया, तब तो पॉसिबिलिटी थी कि रिटर्न के बारे में नहीं बताया तो बाकी का हम रिटर्न मान लेंगे, तब तो पॉसिबिलिटी है रिटर्न मान लोगे।
लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस भी बता दी, रिटर्न भी बता दिया, उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है, तो वो स्टॉक विद कस्टमर है, राइट। नेक्स्ट आ गया मार्च 18 को मोहन को 15,000 का भेजा, अप्रैल 20 को एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब फुली एक्सेप्टेड, सारा एक्सेप्ट हो गया। आगे मार्च 25 अजय को 25,000 का, 12,000 एक्सेप्टेड, 10,000 रिटर्न। ये 22,000 हो गया, लेकिन भेजा था 25 का, तो कुछ मिसिंग है, 3,000 रुपीज मिसिंग है। बताओ उसका क्या हुआ? उसका क्या होगा? उसका होगा स्टॉक विद कस्टमर, बैलेंस है पेंडिंग। मार्च 30 विजय को 20,000 का भेजा, नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसका मतलब ना तो वो एक्सेप्टेड ना ही वो रिजेक्टेड। अगर कुछ भी नहीं आया, ना तो एक्सेप्टेड ना तो रिजेक्टेड, इसका मतलब स्टॉक विद कस्टमर। आगे कह रहे हैं ऑल गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ सेल्स वैल्यू। चलो अच्छी बात है, सेल्स वैल्यू पे दे दिया, क्वेश्चन थोड़ा आसान है। सेल वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और इसी का 1/4 बोल दिया, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी इसके अंदर, राइट। वो नहीं होगी जो कॉस्ट प्लस 1/4 ऑफ बोलता, कॉस्ट प्लस 33.33% वाला, उसमें हमें फिर रिवर्स कैलकुलेशन मतलब कि 100 में वो ऐड करना होता है। यहां पे सीधा सेल वैल्यू पर बोला और सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो सीधा आप डायरेक्टली इस पर कैलकुलेट कर सकते हो। और ये दिया क्यों है? क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक स्टॉक विद कस्टमर है, और जब भी स्टॉक विद कस्टमर होता है तो आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर लेना पड़ता है, उस पर्पस के लिए दिया है। क्लियर? आगे कह रहा है शो द डे बुक एंड मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्योर लिमिटेड। तो डे बुक बनानी है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्योर लिमिटेड। जर्नल बुक में भी एंट्री करनी है, लेकिन एक और डे बुक बनाने को बोला है। ये डे बुक का मतलब होता है डेली बेसिस पर सेल परचेज, पैसों का आना जाना हम डे बुक में रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप ये समझो यहां पर कि जो मेमोरेंडम बुक की मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मेमोरेंडम बुक बनेगी पहले और उसके बाद जर्नल बुक बनेगी। ये मेमोरेंडम बुक कैसी होती है? ये मेमोरेंडम बुक ऐसी होती है। ये बच्चे हमारी मेमोरेंडम बुक है। ये हमारी मेन बुक नहीं है, ये हमारी रफ बुक है। तो आपको सर ये रफ सी तो नहीं, ये तो फेयर सी दिख रही है, दिखने वाली बात नहीं है, वो तो मैंने रफ और फेयर का आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट। रफ और फेयर बोलने का मतलब एक एग्जाम्पल था आपके लिए कि मेन हमारी जो बुक्स हैं उसमें क्या आएगा, और उसके अलावा हम अपने पास वर्किंग बनाएंगे, सारे रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, और सारे रिकॉर्ड अपने पास रखने हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे तरीके से रखे जाएं, कुछ भी मिस ना हो जाए, इसलिए। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें टोटल आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं, 4 कॉलम्स, मतलब कॉलम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले 4 कॉलम है, उसके बाद आगे और कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, जितने भी गुड्स भेजे जाएंगे सारे पहले यहां पे रिकॉर्ड होंगे, जितने भी भेजे जाएंगे उनमें से जितने अप्रूव हो जाएंगे वो आगे सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, और जितने रिजेक्ट हो जाएंगे उसके लिए एक और कॉलम है, थर्ड कॉलम, वहां पे आ जाएंगे। और एक और लास्ट में होगा बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ वीक, जितना भी टाइम पीरियड की हम मेमोरेंडम बुक बनाते हैं उतना टाइम पीरियड का ये बन जाएगा। बैलेंस में ऑलवेज ध्यान रखना, बैलेंस का मतलब डेली बैलेंस की बात नहीं है यहां पर, यहां पर उस बैलेंस की बात है जो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो स्टॉक विद कस्टमर होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं।
वो मंथली वीकली हो सकता है। इस क्वेश्चन में मंथली है, जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें मंथली है। तो मंथ एंड पर कितना बैलेंस है वो आएगा बस यहां पर। क्लियर? कि हमने कस्टमर को सामान दे दिया, उसने कुछ अप्रूव कर दिया, कुछ रिजेक्ट कर दिया, बाकी का अभी कुछ नहीं बताया। तो जिसका कुछ नहीं बताया उसका अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मेरा मंथ एंड जब आएगा तब मैं यहां लिखूंगा। क्या पता मंथ एंड से पहले वो अपनी कंफर्मेशन दे दे, उन गुड्स के बारे में बता दे कि हाँ ये वाले भी मैंने रख रहा हूं, ये वाले भी मैं वापिस कर रहा हूं, बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गुड्स उसके पास हैं, मंथ एंड पे वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो यहां पर आपको एंड में, मंथ एंड हो या वीक हो या जो भी टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन है, उस टाइम पीरियड के एंड डेट को यहां पे एंट्री करनी है। मतलब ये स्टॉक विद कस्टमर वाली बात है, राइट? तो देखो अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं और मैं एक एक करके यहां पर एंट्री पुट करता जाऊंगा। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कहा सबसे पहले मार्च 1 को राम को हमने 20,000 रुपए का सामान भेज दिया। जितना भी भेजेंगे सारा फर्स्ट कॉलम में तो आएगा ही आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 3 कॉलम मैंने बना दिए हैं। ये हो गया बच्चे 1 मार्च। ईयर जो भी होगा ऊपर लिख सकते हैं, ईयर गिवन नहीं है तो कुछ नहीं होता। 1 मार्च। पर्टिकुलर्स में यहां पर पार्टी का नाम आएगा और पार्टी का नाम था मेरे पास, अच्छा मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन करवा दिया, चलो फिफ्थ कर लेते हैं। मेरे को लगा फोर्थ कर रहे हैं, फिफ्थ कर लेते हैं। देन आया मेरे पास राम। यहां पर हमने राम को भेज दिया तो राम अकाउंट, राम के पास भेज दिया। अमाउंट कितना है? 20,000 का। 20,000 बच्चे यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। जितना भी हम भेजेंगे, जितना भी हम भेजेंगे सारा फर्स्ट कॉलम में तो आएगा ही आएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, किस डेट को, किस पर्सन को कितना भेजा, ये सारा रिकॉर्ड हो गया मेरे पास एक मेमोरेंडम बुक में। अब इसका स्टेटस, इसका स्टेटस इसके सामने ही लिखना है। इसका स्टेटस क्या है? अप्रैल 7 को रिटर्न सारा। तो इसमें से कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ, कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ। गुड्स अप्रूव्ड में कुछ नहीं आएगा। गुड्स रिजेक्ट हो गई हैं सारे के सारे, तो 7 ऑफ मार्च, 7 ऑफ मार्च और 7 ऑफ अप्रैल, 7 ऑफ अप्रैल हो सकता है मैंने 2 महीने का टाइम उसको दिया हो। और 7 ऑफ अप्रैल को उसने कहा नहीं चाहिए सारा रिटर्न, 20 का 20,000 रिटर्न हो गया। अब यहां पर ना आप फॉर्मेट को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। कैसे? जो फर्स्ट वाला कॉलम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, उसमें हमने पर्टिकुलर्स यानी कि पार्टी का नाम लिख दिया। अब आपको आगे चल के बार बार पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो आप ये वाला कॉलम हटा सकते हो। मैंने आपको बना के दिखा दिया है, बट आप इस कॉलम को हटा सकते हो। अगर रखा है तो इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसी का नाम दोबारा से आएगा, राम अकाउंट। तो राम के सामने हम राम की ही जो गुड्स ले गया है उसका स्टेटस बता रहे हैं, कितना अप्रूव, कितना रिजेक्टेड और कितना अभी राम के पास है। तो राम को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर वाला कॉलम, गुड्स अप्रूव्ड का पर्टिकुलर वाला कॉलम, बैलेंस का पर्टिकुलर वाला कॉलम, ये तीनों के तीनों कॉलम हट सकते हैं। आपका फॉर्मेट थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैंने आपको एक बार बताना था तो इसलिए मैंने बना दिया। आप इसको अगले क्वेश्चन में हटा सकते हो पर्टिकुलर के कॉलम को, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में राम का नाम आ गया, उसके सामने अप्रूव्ड, रिजेक्टेड या बैलेंस हम राम का ही बता रहे हैं। तो डुप्लीकेसी की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं करेंगे, राइट? तो इसको हटा सकते हो आप। चलो मैंने इसका स्टेटस रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद मार्च 12 शाम को 30,000 का भेज दिया। मार्च 12, 12 ऑफ मार्च को और नाम आ जाएगा
श्याम। ये रफ नोटबुक है, यहाँ पे आप अकाउंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये रफ है, मेमोरेंडम बुक है। तो शाम को हमने 30,000 रुपीज का भेज दिया। इसका पर्पस सिर्फ ये है, मुझे मेरे सारे कस्टमर का याद रहे, किस डेट को किस कस्टमर को कितना सामान भेजा, किस डेट को उसने अप्रूव किया, किस डेट को रिजेक्ट किया, फाइनली उसके पास कितना है। अगर मैं ऐसी बुक नहीं बनाऊंगा तो मैं सब कुछ अपनी मेमोरी में याद थोड़ा ना रखूंगा कि सब कुछ दिमाग में याद रखा हुआ है, जब वो कंफर्म करेगा तो सेल की एंट्री डाल दूंगा। कोई एक दो कस्टमर थोड़ी ना है, प्रैक्टिकली बिजनेस है, सैकड़ों कस्टमर हो सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब इसका स्टेटस देखते हैं। इसके स्टेटस की बात की जाए तो अप्रैल 28 को 18,000 एक्सेप्टेड और सेम डेट को 10,000 रिटर्न। 18 और 10, 18 जो है वो एक्सेप्टेड, यानी कि यहां पर एक्सेप्टेड, और 10,000 हो गया रिटर्न। डेट क्या है बच्चे? 28 ऑफ अप्रैल, 28 ऑफ अप्रैल। तो अप्रूव्ड कितना और रिजेक्ट कितना, पर्टिकुलर्स में लिखना ही होगा। तो मुझे हमेशा इसका नाम लिखना होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं कि बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, डुप्लीकेसी होती है। अब उसने अगर मुझे अप्रूव भी बता दिया कितना है और रिजेक्ट भी बता दिया कितना है, तो बाकी का जो है वो बैलेंस होगा किसके पास? कस्टमर के पास, शाम के पास। 2,000 का शाम के पास रखा हुआ होगा बैलेंस। अब यहां पर लास्ट डेट को, यानी कि 30th अप्रैल, क्योंकि ये मेरे पास मंथली चल रहा था, ये एक्चुअली 2 मंथ्स का है, तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, ये मार्च टू अप्रैल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर डेट्स सिर्फ मार्च मंथ की नहीं है, मार्च में भेजा है, अप्रैल को कंफर्मेशंस आ रही है, तो इसका मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड गिवन होगा। तो मेरे को अप्रैल मंथ, मार्च और अप्रैल, 2 मंथ्स पर मैं क्लोजिंग करता हूं अपनी। तो अप्रैल मंथ के लास्ट तक कितना कस्टमर के पास है वो मुझे बताना होगा। 30th अप्रैल को फिर से यहां पर पर्टिकुलर्स इसको हटा सकते हो आप, और एक और कॉलम आप हटा सकते हो। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मैं कह रहा हूं कि इसमें ना एक और कॉलम भी हटा सकते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। हिंट दे देता हूं, जो बैलेंस एट द एंड है, बैलेंस एट द एंड, वहां से एक कॉलम हटेगा। बैलेंस एट द एंड में 3 कॉलम है ना, वहां से एक कॉलम हट सकता है। पर्टिकुलर्स तो हट ही गया, करेक्ट, डेट वाला कॉलम। बच्चे जब हमने यहां पर एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही रिकॉर्ड करना है, तो डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सारी की सारी डेट 30th अप्रैल ही आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। इसको आप यहां पे डाल सकते हो ऊपर, एट द एंड ऑफ, या बैलेंस एट, यहां पे डेट डाल दो 30th अप्रैल, बैलेंस एट 30th अप्रैल। तो आप ये वाला कॉलम भी हटा सकते हो। तो आपका फॉर्मेट काफी छोटा हो गया, मेरे को तो आपको पूरा दिखाना था, बट आप अपने क्वेश्चन में तीनों में पर्टिकुलर्स और ये डेट का कॉलम हटा सकते हो, फॉर्मेट काफी छोटा हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं क्वेश्चन में और हमें क्या बता रहे हैं। काफी बच्चों का आंसर ठीक आया था, बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो मार्च 18 को क्या हुआ? मार्च 18 को मोहन कस्टमर है जिसने 15,000 का सामान ले लिया, और अप्रैल 20 को बोला एक्सेप्टेड। कितना एक्सेप्टेड? 5, 10, 15, कितना? कुछ नहीं बोला, तो सारा एक्सेप्टेड। जैसे सबसे फर्स्ट वाले में कुछ नहीं कहा था कि कितना रिजेक्टेड, तो हमने सारा का सारा रिजेक्टेड माना था, सारा रिटर्न माना था। अब यहां पर अगर एक्सेप्टेड बोल रहा है तो इसका मतलब सारा एक्सेप्टेड, फुली एक्सेप्टेड। क्लियर? तो हम इसको अपने पास लिख लेते हैं,
₹15,000 की पहले तो फर्स्ट कॉलम में एंट्री होगी मार्च 18 को। मार्च 15,000 रुपीज। देखो एक बार तो बच्चे नाम आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि एक बारी भी नाम नहीं लिखे। तो एक बार तो नाम लिखना है मोहन। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम नाम लिख लेंगे और आगे उसका स्टेटस बता देंगे। 20 अप्रैल को इसका स्टेटस बताया था कि ये सारा का सारा एक्सेप्टेड है, तो मैंने सारा एक्सेप्टेड लिख दिया। मैंने क्योंकि ये कॉलम बना दिया तो इसलिए मैं यहां पर मोहन को डाल देता हूं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब इसको हम एक बार आगे चल के इसके अंदर एक सेकंड होल्ड करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 25 अजय को 25,000 का भेजा। जितना भी हम भेज रहे हैं वो सारा का सारा आप फर्स्ट कॉलम में तो लिखोगे ही लिखोगे। क्लियर? जितना भी हम भेज रहे हैं सारा का सारा फर्स्ट कॉलम में लिखना ही लिखना है। तो मार्च 25 को अजय को भेज दिया एक बार तो नाम लिखना ही है। 25,000 का भेज दिया। अब इसका स्टेटस क्या है इसके सामने रिकॉर्ड करना है। इसका स्टेटस है अप्रैल 28 को 12,000 एक्सेप्टेड, सेम डेट को 10,000 रिटर्न। 3,000 की इंफॉर्मेशन नहीं दी है और वो स्टॉक विद कस्टमर है। क्लियर? तो हम अपने पास 12,000 एंड 10,000, 12,000 एक्सेप्टेड हो गया इसमें से, 10,000 वापिस आ गया इसमें से, और लास्ट डेट को स्टॉक कितना होगा इसके पास 3,000 रुपए होगा। 3,000 का स्टॉक इसके पास होगा और यहां पर नाम किसका आएगा? अजय का नाम आएगा और डेट है ये 28 अप्रैल। अजय का नाम। आप डुप्लीकेसी मत करना, ठीक है? मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप इतनी इतनी बार नाम मत लिखना। क्लियर? आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 30 विजय को 20,000 का दे दिया, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। मार्च 30 विजय। अब देखो इसमें टाइम पीरियड बताया नहीं है कि कितने टाइम पीरियड का एक ड्यू डेट है, कि इस टाइम पीरियड तक नहीं बताएगा तो हम इसको कंफर्म सेल मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो फिर हम अपनी साइड से कोई भी डेट अज्यूम नहीं करेंगे, फिर तो हम स्टेटस देखेंगे। स्टेटस में बोल रहा है एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट कर लो, स्टेटस में बोल रहा है रिजेक्ट रिटर्न तो रिटर्न कर दो, स्टेटस में कुछ नहीं बोल रहा तो वो बचा हुआ है तो वो हमारा स्टॉक ही होगा, स्टॉक विद कस्टमर। अगर कोई ड्यू डेट गिवन होती कि हम भेजते हैं और 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 2 महीने का टाइम है अप्रूवल देनी है, फिर हम देखते कि 2 महीने में जिसकी भी कंफर्मेशन नहीं आई तो हम उसको सेल मान लेते। आगे क्वेश्चन आएगा वो वाला, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि हम 10, 15, 20, 25 दिन या 1 महीने का टाइम देते हैं। क्लियर? तो हम अपनी साइड से कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। तो मार्च 30 को विजय को 20,000 का दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा स्टॉक विद कस्टमर में जाएगा क्लोजिंग डेट पे। $20,000। क्लियर? कुछ भी इसमें से अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी रिजेक्टेड नहीं हुआ, तो सारा स्टॉक विद कस्टमर है। अब बच्चे अभी तक आपने अपनी मेन बुक में एंट्री नहीं डाली है, मेन जर्नल बुक में। माइंड में याद ध्यान रखना है ये मेमोरेंडम बुक है,
है ना, एक तरह की रफ बुक है, लेकिन रफ का मतलब नहीं है इसको वो बेकार सी राइटिंग में कुछ भी लिखते रहो, प्रॉपर फॉर्मेट मत बनाओ। यहाँ पे मेमोरेंडम बुक का मतलब है सारा डेटा तो अपने पास आपको अच्छे फॉर्मेट में सही तरीके से रखना है, बट ये मेन बुक का पार्ट नहीं है। राइट, मेन बुक का पार्ट नहीं है। हमने इतना सारा काम कर लिया, लेकिन अभी तक हमने मेन बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मेन बुक में अभी 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई है। अगर मैं मेन बुक की बात करूं तो अभी 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई है। इतनी सारी हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी। अब क्या करना होगा, ये हमारा काम आसान कर देगा जर्नल में एंट्री करने का। जैसे अब देखते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा फॉर्मेट बन गया, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट हटा देता हूं इसको नीचे से। अब देखो, अब इसकी हेल्प से मैं अपनी मेन बुक में जाऊंगा, यहां से जाऊंगा इसकी हेल्प से अपनी मेन जर्नल बुक में। अगर हम बात करें टोटल कितने रुपए के गुड्स हमने भेज दिए थे, अप्रूवल के लिए भेजे थे, बेचे नहीं थे, भेजे थे, ये हो जाएंगे हमारे 50 प्लस 40 प्लस 20, 1,10,000 रुपीज के। इतने के मैंने भेजे थे, 1,10,000 रुपीज के। इसमें से कितने के अप्रूव हो गए, 18 प्लस 15 प्लस 12, 45,000 रुपीज के अप्रूव हो गए। जितने के अप्रूव हुए ना बच्चे, वो मेरी सेल बन गई है। उसको मैं आसानी से अपनी सेल बुक में, मेन बुक में एज अ सेल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बिंदास रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कस्टमर से अप्रूवल आ चुकी है, एक्चुअल सेल ये है, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला, ये आपकी एक्चुअल सेल बन जाएगी। कितने के गुड्स रिजेक्ट हो गए हैं, 40,000 के रिजेक्टेड हो गए हैं। स्टॉक विद कस्टमर कितना है, स्टॉक विद कस्टमर है हमारा 25,000 का। क्लियर। अब इसकी हेल्प से आप अपनी मेन बुक में एंट्री करोगे, तो मेमोरेंडम बुक आपको हेल्प करेगी, वहां सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कल को भी कस्टमर आके बोले, राम कहे नहीं नहीं मैं तो 20 नहीं, मैं तो 18 ले गया था, या फिर अजय बोले नहीं मेरे पास तो 1,000 क्वांटिटी बची हुई है, बस 3,000 नहीं बची, तो हम उसको बताएंगे कि इस डेट को आपने इतनी कंफर्म की, इस डेट को आपने इतनी रिटर्न की, तो इतनी बची हुई होनी चाहिए, है ना। जब तक हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कस्टमर कुछ भी झूठ बोलेगा, हमारे पास रिकॉर्ड होगा नहीं, फंस जाएंगे। इसलिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। अब इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपकी मेन बुक में चली जाएगी, सारी नहीं जाएगी। कौन सी जाएगी, यहां पर बच्चे एक जो आपकी एक्चुअल सेल है, ये आपकी मेन बुक में जाएगी, राइट। और एक आपका जो स्टॉक विद कस्टमर है, ये आपका मेन बुक में जाएगा। गुड्स जो आपने अप्रूवल के भेजे, इसका अब कोई यूज नहीं है। मैंने यहाँ टोटल करके दिखा दिया, आप टोटल मत भी करो इसका, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो टोटल करने में। मैं तो आपको बस बताने के लिए बताया, समझाने के लिए बताया कि इतनी क्वांटिटी या इतने रुपए के गुड्स हमने भेजे हैं, टोटल 110 के। आप इसका टोटल मत करना, टाइम वेस्ट करोगे, जरूरत भी नहीं है, राइट। हाँ, वेरीफाई करना हो कि टोटल इतना भेजा, कितना कंफर्म हुआ, कितना रिटर्न हुआ और बैलेंस बचा हुआ है, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं होनी, रिटर्न की भी एंट्री नहीं होनी है, इसका भी टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो मेमोरेंडम बुक क्या कर रही है, मेमोरेंडम बुक सारे कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड, पूरा हिसाब किताब रख रही है, इस काम में हेल्प कर रही है आपकी। और मेन बुक में बस जरूरी चीजों को ले जाने के लिए बोल रही है। तो जितनी भी बच्चे सेल हुई हैं, वो सारी सेल मुझे अब अपनी जर्नल बुक में डालनी है, लेकिन टोटल सेल नहीं डालेंगे, टोटल सेल नहीं डालेंगे, तीनों पार्टी के नाम आने चाहिए। और वो क्योंकि वो अलग अलग डेट्स में है, तो इसलिए अलग अलग डेट्स में मुझे अपने पास इसको डालना होगा, राइट।
श्याम, मोहन और अजय, इन तीनों को सेल हुई है, कंफर्म सेल, तो इन तीनों को सेल कर देंगे। श्याम टू सेल्स, मोहन टू सेल्स, अजय टू सेल्स, है ना। डेट वाइज होनी चाहिए जर्नल बुक में, तो जो डेट पहले है मैं उस डेट को पहले रिकॉर्ड कर लेता हूं। 20/4 को मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कई बच्चे आप पूछते हैं सर पूरे के पूरे एक ही बारी में डाल देते हैं ना 45,000, बच्चे किसके अकाउंट में डालोगे? श्याम में, मोहन में, अजय में, किस में? तीनों अलग अलग है ना। कई बच्चे जैसे कंबाइन एंट्री कर देते हैं, श्याम, मोहन, अजय टू सेल्स, पर बच्चे डेट्स अलग अलग हैं। वो कंबाइन एंट्री तब हो सकती है जब डेट सेम हो, है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो जर्नल बुक है उसमें हमारी जो एंट्रीज हैं वो सीक्वेंस में, जो डेट पहले आती है वो पहले होती है। तो मोहन को 15,000 हो गई। उसके बाद 28। अब जैसे बाकी जो दो हैं 28/4 की एंट्री है, श्याम और अजय, इनकी आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो। श्याम डेबिट, अजय डेबिट, मतलब दोनों पार्टी के नाम तो लिखने हैं, श्याम डेबिट, अजय डेबिट टू सेल्स, ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बात एक ही है, श्याम टू सेल्स करो या श्याम अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कर सकते हो क्योंकि ये सेम डेट की है। दो एंट्री कर लो, श्याम टू सेल्स, अजय टू सेल्स, सेम डेट को, तब भी बात एक ही है। कंबाइन एंट्री कर दो तब भी बात एक ही है। 18 एंड 12, अगर दो अलग अलग एंट्री करोगे ना उसका नेट इंपैक्ट भी यही आएगा, तो ये कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। शाम की डेट 8 अप्रैल थी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है शाम की डेट 8 अप्रैल थी, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। शाम की 8 अप्रैल का है, 28 अप्रैल तो लिखा हुआ है। शाम, अप्रैल 28 को ही बताया हुआ बच्ची। अच्छा ठीक है, तो बच्चे ये सेल्स की एंट्री डल गई, 3 सेल्स हुई थी, तीनों सेल्स की एंट्री डाल दो, है ना। एक्चुअली में ये 3 एंट्री करो या 2 एंट्री करो, क्योंकि डेट सेम है इसलिए एंट्री एक हो सकती है, 3 अलग अलग कर लो तब भी ठीक है। तो एक तो हमें ये रिकॉर्ड करना था, कर लिया। दूसरा हमें रिकॉर्ड करना था स्टॉक विद कस्टमर। इसमें आप अपनी मेन बुक में एक एंट्री बना सकते हो क्योंकि ये एक ही डेट की है। ये तीनों जो स्टॉक विद कस्टमर है 30 अप्रैल का है। आपको अगर देखना होगा कि अलग अलग स्टॉक किस किस के पास कितना है, तो उसके लिए तो आपके पास मेमोरेंडम बुक है। मेमोरेंडम बुक ये थोड़ी ना है कि आप रफली बना के फाड़ के फेंक दोगे, है ना। मतलब मेमोरेंडम बुक अपने आप में एग्जाम्पल दिया है, मैंने फिर से बता रहा हूं कि रफ और फेयर का एग्जाम्पल दिया है। असली में ये मत समझना कि ये बिल्कुल रफ बुक है, इसको बनाने के बाद फाड़ो फेंको जला दो, हाथ सेक लो और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मेमोरेंडम बुक भी हमारे रिकॉर्ड में रहेगी लास्ट तक पूरी की पूरी। सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए रफ और फेयर बोला है, ये दोनों अपने आप में जरूरी है। पर मेन बुक हमारी जर्नल बुक होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनेगी वो इस पर बेस बनेगी, जर्नल बुक पर। उसमें मेमोरेंडम का कोई रोल नहीं, बट अपने रिकॉर्ड पर्पज से आप रखोगे हमेशा के लिए। तो स्टॉक विद कस्टमर 30 अप्रैल, एंट्री आ जाएगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर अमाउंट क्या आएगा। क्लियर? टोटल बच्चे 25,000 रुपीज का स्टॉक है कस्टमर के पास। ये तो है मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू जिस अमाउंट पे हमने भेजी, लेकिन हम कहते हैं हम इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं अपना। और वो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है?
वो होता है सेल का 1/4 या 25% बोल लो, 1/4 ऑफ द सेल। क्लियर? 1/4 या 25%, बात एक ही है। तो 25% ऑफ द सेल अगर है तो 25,000 का 25% या 1/4 6250, इतना इसमें प्रॉफिट का पार्ट है सेल वाले में। तो बच्चे कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी इसमें से माइनस करके 18750, ये कॉस्ट है। कॉस्ट का 25% नहीं बोला था, प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 25% नहीं है, वो किसका 25% है? सेल का 25% है। तो यहां से अगर 25% चेक करोगे तो इसका 25% है। क्लियर? सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ गई आपकी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में 1/4 ऑफ द सेल्स दिया हो, 1/4 ऑफ द कॉस्ट भी दे सकता था। अगर 1/4 ऑफ द कॉस्ट बोलता तो उस केस में क्या करते? राइट? अगर 25% ऑफ द कॉस्ट बोलता, यानी कि इसका 25%, इसका 25% बोलता, तो बच्चे ये तो अभी आपके पास है ही नहीं, तो आपको क्या करना होता है इस केस में? सेल्स बनती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से, है ना? अगर आपको कहता कॉस्ट जो है, सॉरी, प्रॉफिट जो है 1/4 ऑफ द सेल भी दे सकता है, 1/4 ऑफ द कॉस्ट भी दे सकता है। अगर 1/4 ऑफ द सेल्स बोल रहा है और क्वेश्चन में सेल ऑलरेडी गिवन है, तो सीधा उस पर 1/4 अप्लाई कर दो। अगर 1/4 ऑफ द कॉस्ट बोल रहा है और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, सीधा कॉस्ट पे 1/4 निकाल लो। प्रॉब्लम कहां आती है? जब ये 1/4 ऑफ द जो 1/4 प्रॉफिट बोलता है वो सेल और कॉस्ट दोनों में से कोई एक बोलता है, लेकिन वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। अगर ये 1/4 ऑफ द सेल बोल दिया तो सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 1/4 ऑफ द कॉस्ट बोल दिया और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दूसरी वैल्यू गिवन होगी। तो इसकी हेल्प से हम अपने पास कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने पास? जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में अभी तो 1/4 ऑफ द सेल्स दिया था, अगर ये 1/4 ऑफ द सेल्स ना देने की बजाय बोलता 1/4 ऑफ द कॉस्ट, सेल्स दी होती 25,000, लेकिन ये प्रॉफिट सेल्स का नहीं होता और यूं बोला होता प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का है, तो आप उसको सेल पर कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो आपका आंसर सही नहीं आता अगर आप कैलकुलेट कर देते तो उस केस में आपको क्या करना होता? उस केस में आपको देखो, अगर ये 1/4 ऑफ द कॉस्ट है तो सेल का कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ये आपको 1/4 ऑफ द कॉस्ट बोला है तो ये सेल का कितना होगा, कोई बता सकता है बच्चा? एक ने एग्जांपल, एक ने शायद कुछ मैसेज दिया है 1/5, तो उसका इस केस में सेल का ये 1/5 होगा। सेल का 1/5 होने का मतलब अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे 25,000 का 1/5, तो अमाउंट आएगा 5,000 रुपये। अगर कॉस्ट बच्चे 5,000 रुपये इसकी आई, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा 5,000 रुपये, प्रॉफिट का दिया ना उसने, तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट हमारी होगी 20,000। अब आप वेरीफाई कर सकते हो 1/4 ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का 1/4 निकाल के देख लो और वो कितना आएगा? 5,000 रुपए ही आएगा। वेरीफाई कर सकते हो। प्रॉफिट अगर 1/4 ऑफ द कॉस्ट दिया है तो वो सेल का कितना होगा, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आपको जो हमारी ऊपर की वैल्यू होती है 1,
उसको नीचे की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। ऊपर का सेम रहेगा, ऊपर 1 ही रहेगा और नीचे 4 में 1 ऐड हो जाएगा। अगर ये 2/4 होता, अगर ये 2/4 नहीं, मैं कुछ और ले लेता हूं, 2/4 तो अगेन 1/2 बन जाता। अगर ये 2/3 होता, 2/3, प्रॉफिट इज 2/3 ऑफ कॉस्ट, तो सेल का कितना होगा? सेल का होगा 2/5, ऊपर 2 आएगा और नीचे में ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेना, सेम आएगा। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा नहीं है कि हर बार वो सेल पर ही देगा। इस क्वेश्चन में उसने हमें प्रॉफिट 1/4 सेल पर बोला और सेल वैल्यू गिवन है। कॉस्ट पर बोला हो और कॉस्ट वैल्यू गिवन हो तो भी आसान है। प्रॉब्लम बस नहीं आती है कि ये प्रॉफिट दिया सेल पर क्वेश्चन में सेल नहीं है, प्रॉफिट दिया कॉस्ट पर, कॉस्ट गिवन नहीं है, तो उस केस में आपको ये रिलेशन बनाना पड़ता है। राइट, चलो आगे भी चैप्टर आएगा, वहां पे इस रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आपने टोटल स्टॉक जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अगर इसकी कॉस्ट 18750 है तो बताओ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से कौन सी वैल्यू कम है? कॉस्ट कम है, मोस्टली केसेस में कॉस्ट ही कम होगी। तो अब अपना क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 18750 ये डाल दो। तो मेन तो आपको बच्चे जर्नल बुक ही बनानी थी, पर जर्नल बुक आपको मेमोरेंडम बुक की हेल्प से बनानी है। और देखो यहाँ पर टाइप 1 में जो काम हुआ था वैसी जर्नल एंट्रीज नहीं हुई है। टाइप 1 में तो जब आप अप्रूवल बेसिस पे भेजते थे उस सबको सेल मानते थे। अगर मैं इसी पर टाइप 1 बनाने को आपको बोलूं ना कि टाइप 1 वाले टाइप 1 के तरीके से इस क्वेश्चन को करो, तो आपको ये जो 1,10,000 रुपए का गुड्स भेजे हैं अप्रूवल पे, इसकी एंट्री भी डालनी होती है ना। इसकी एंट्री भी आप डालते, क्या मानते? इसको सेल मानते, और राम श्याम मोहन अजय विजय इन सबको सेल की एंट्री दिखाती। जो कंफर्म हो जाती उसकी एंट्री ना करते, जो रिटर्न होती उसकी एंट्री करती, और जो कंफर्म नहीं हुई है, कंफर्मेशन नहीं आई है, पेंडिंग है स्टॉक विद कस्टमर, उसकी भी एंट्री करती टाइप 1 में। फिर आप मेमोरेंडम नहीं बनाते, फिर आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस की सीधा जर्नल एंट्री करते। लेकिन यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने ये डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा हैं, बहुत सारे केस में तो पूरी रिटर्न वापस आ जाती है। सेल डालते हैं फिर उसको रिटर्न करते हैं, सेल डालते हैं फिर रिवर्स करते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो हमने मेमोरेंडम बुक बना के वहां सब रिकॉर्ड कर लिया और मेन बुक में सिर्फ और सिर्फ काम की एंट्री डाली, एक्चुअल सेल डाल दी कितनी है, और कस्टमर के पास कितना स्टॉक है हमने वो यहां पर रिकॉर्ड कर लिया। रिटर्न की एंट्री नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से पहले। नहीं बच्चे, रिटर्न की एंट्री नहीं करेंगे। देखो समझो ना, ध्यान से समझो। मैंने आपको 100 रुपए दिए, राइट? अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और अपनी, एक तो तरीका है अपनी बुक में एंट्री मैंने डाली 100 रुपए नहीं, 100 क्वांटिटी बोल देता हूं, सॉरी 100 क्वांटिटी। मैंने आपको किसी भी चीज की 100 क्वांटिटी दी। अगर बच्चे ये मैंने 100 क्वांटिटी रिकॉर्ड की है अपनी बुक्स में, आपने कुछ दिनों बाद मुझे 20 क्वांटिटी रिटर्न कर दी। अब अगर मैंने ये 100 क्वांटिटी रिकॉर्ड की थी तो मुझे 20 क्वांटिटी रिटर्न की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, तभी तो 100 माइनस 20 80 की सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो अब ये टाइप 2 कर रहे हैं, इसमें जब गुड्स अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो हम एंट्री ही नहीं करते। जब मैंने आपको 100 क्वांटिटी दी, मैंने अपनी मेन जर्नल बुक में उसकी एंट्री ही नहीं की, तो अभी तक मैंने आपको बेचे ही नहीं है। और जब बेचे नहीं है तो रिटर्न कैसी? रिटर्न का कनेक्शन सेल से है। अगर सेल होगी तभी तो रिटर्न होगी। अगर बुक में आप सेल की एंट्री करोगे
तभी तो रिटर्न की एंट्री करोगे। जब आपने सेल की ही एंट्री नहीं की तो रिटर्न की एंट्री भी नहीं बनती। यहां पर सेल का मतलब मैं कौन सा बोल रहा हूं बच्चे, अप्रूवल बेसिस वाला जो भेजा, अप्रूवल बेसिस वाला। समझ रहे हो बात को? डन, ओके, है ना। जब मैंने अपने पास अप्रूवल बेसिस पर आपको दिए थे तभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिटर्न कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूं? मैं अपने पास रिकॉर्ड ही सिर्फ वो कर रहा हूं ना। एक तो ऑप्शन है कि ये 100 भी रिकॉर्ड करो और 20 रिटर्न आई इसको भी रिकॉर्ड करो, ऑटोमेटिकली कितना रिकॉर्ड होगा, 80। और जो आज मैंने टाइप 2 कराई है, टाइप 2 में मैंने कहा वेट करो, अभी वो 100 ले गया ना, वेट करो, क्या सामने से कंफर्मेशन आती है। आपने 20 रिटर्न कर दिया और कहा बाकी ओके है मुझे चाहिए, तो मैंने रिकॉर्ड ही 80 की है, मैंने सीधा ही 80 रिकॉर्ड किया जो आपसे कंफर्म सेल आई। अगर मैं इसमें 20 की रिटर्न फिर डाल दूंगा तो बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। ऑलरेडी 20 तो मैं पहले ही छोड़ चुका, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। 100 माइनस 100 तुमको भेजी थी, तुमने 20 वापस कर दी। सेकंड टाइप में मैंने रिकॉर्ड ही 80 किया। देखो मैंने रिकॉर्ड ही सिर्फ वो किया जो बच्चे कंफर्म हैं, जो अप्रूव हुई हैं। मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, सारी रिकॉर्ड नहीं की है जो अप्रूवल बेसिस पर भेजी। 100 मैंने रिकॉर्ड नहीं की है मेन बुक में, जितनी आपने कंफर्म की है उतनी रिकॉर्ड की है। तो 100 आप ले गए थे, आपने 80 कंफर्म की है, 20 रिटर्न कर दिए, तो मैंने 80 ही रिकॉर्ड की है। तो जब 80 रिकॉर्ड की है तो 20 रिटर्न की एंट्री डालना गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो आपने बच्चे 60 क्वांटिटी रिकॉर्ड की, गड़बड़ हो जाएगी ना। ये 20 जो आप रिटर्न की बात कर रहे हो, ये बच्चे मैंने ऑलरेडी पहले अप्रूवल में से ही हटा दिए, जो कंफर्म हुई है सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल यहां देख लो, एक काम करते हैं, हम कौन सा पॉइंट उठाते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जिसके अंदर यहां पर वो वाला पॉइंट आया नहीं है, तो स्टॉक विद कस्टमर ही है। देखो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 100 क्वांटिटी दी थी, राइट? तुमने 80 कंफर्म कर दी कि 80 मुझे चाहिए और 20 तुमने रिटर्न कर दी। स्टॉक विद कस्टमर नहीं, 20 तुमने रिटर्न कर दी। अब मैं अपनी मेन बुक में रिकॉर्ड क्या कर रहा हूं, मेन बुक में तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 80, है ना, जो आपने कंफर्म की। अब आप कह रहे हो सर रिटर्न की एंट्री भी डाल दूं। अगर मैं अपनी रिटर्न की एंट्री भी डाल दूंगा तो नेट आपने कितना रिकॉर्ड किया, फिर तो आपने 60 रिकॉर्ड कर लिया, तो गड़बड़ होगी। ये 20 तो बच्चे यहीं पे छूट गया था। जब मैंने आपको 100 भेजा था, 100 में से आपने 80 कंफर्मेशन दी थी, तो 20 यहां पर ही माइनस हो गया था। माइनस करके रिमेनिंग की ही मैंने एंट्री की है। तो दोबारा से आप रिटर्न की एंट्री मत डाल देना, ये कंफर्म्ड सेल की बात हो रही है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, देखते हैं अब आप पकड़ तो नहीं पकड़ती। एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये 80 की एंट्री डाल दी, आपने 80 कंफर्म कर दी और 20 मुझे वापस कर दी थी, तो मैंने 80 की सेल डाल दी। अब 80 की सेल रिकॉर्ड हो चुकी है मेरी मेन बुक में एज अ सेल। कुछ दिनों के बाद आप आए, आपने कहा नहीं ना इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आप एक काम करो 20 और पीस रिटर्न ले लो, और वो मैंने रिटर्न ले ली, मेरी भी कंसेंट आ गई, मैंने रिटर्न ले ली। इस रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप बताओ। 80 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं अपनी बुक में, और आगे चल के उसमें से आपने कुछ रिटर्न किया, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऑल्दो वैसा क्वेश्चन यहाँ आ नहीं रहा, बट आपके समझने के लिए कि जो मेन बुक में रिकॉर्ड हुआ है, मेन बुक में एज अ सेल रिकॉर्ड हुआ है, वहां से कुछ रिटर्न आएगा तो उसको रिकॉर्ड करना है। जो हमारी मेन बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जो हमारी मेन बुक में पहले एज अ सेल ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको रिटर्न रिकॉर्ड कैसे करोगे? क्लियर? फिर तो खाली रिटर्न ही दिखाएगा। समझ गए ना? अच्छा एक और एग्जांपल लो,
ये वाला एग्जाम्पल ले लो। इसी क्वेश्चन में सबसे पहले वाला राम वाला, राम ने 20,000 रुपए का ले गया था अप्रूवल बेसिस पर, कुछ भी कंफर्म नहीं किया। तो क्या राम की सेल की एंट्री हुई? राम की सेल की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं किया। लेकिन राम ने 20,000 रिटर्न कर दिया, तो अब आपके हिसाब से क्या मैं ये 20,000 रिटर्न की एंट्री डाल दूं? क्या मैं 20,000 रिटर्न की एंट्री डाल दूं? सेल 0, रिटर्न 20,000, मतलब मेरी बुक्स कह रही हैं राम को कुछ बेचा ही नहीं है, पर रिटर्न आ गया उससे। ऐसा कैसे हो सकता है ना? समझ गए हो आप? ठीक है, तो इस वाले केस में हम ऑलरेडी नेट को रिकॉर्ड करते हैं, जितना भेजा माइनस रिटर्न और माइनस जो कस्टमर के पास रखा हुआ है पेंडिंग अप्रूवल, जो कंफर्म सेल है उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। ऑलरेडी नेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर से उसको और माइनस करके नेट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। जहां हम ये मेमोरेंडम बुक बना रहे हैं वहां पे वो क्वेश्चन में बताएगा कितने टाइम पीरियड की बन रही है। मोस्टली मंथली बनेगी, मोस्टली क्वेश्चन मंथली पर आएंगे। तो एवरी मंथ आपकी बुक क्लोज हो रही, मेमोरेंडम बुक क्लोज हो रही होगी, फाइनेंशियल ईयर नहीं, मेमोरेंडम बुक। तो एवरी मंथ की मेमोरेंडम बुक बनेगी, और एवरी मंथ के बाद उस मेमोरेंडम के बेस पर मेन जर्नल बुक में कुछ सेल की एंट्री जाएंगी और कुछ हमारी स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री जाएंगी। क्लियर? एवरी मंथ। और सेम ऐसे ही एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जाकर हम पूरे साल का देख लेंगे कि अब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कस्टमर के पास कितना कितना रखा हुआ है स्टॉक। ठीक है, तो इस बेस में ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपके पास हर कस्टमर को आपने एक्चुअल सेल कितनी की है। अगर उसका पूरा रिकॉर्ड देखना होगा तो मेमोरेंडम बुक को रेफर करोगे, और अपनी मेन एंट्री देखनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, तो वो तो जर्नल बुक के बेस पर बनेंगे। क्लियर? ये हमारा सेकंड टाइप था जहां पर मीडियम ट्रांजैक्शंस सेल ऑन अप्रूवल बेस की रहती है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड टाइप को भी सीखेंगे कि थर्ड टाइप में क्या होता है और उसमें कैसा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे डील करते हैं।